कर दिया, चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक की जो है उसको पॉलिसियों को कर दी। ये तमाम फैक्टर क्या अशोक गहलोत के लिए वाकई में एक डोमिनेटिंग फेज लेकर आए? क्योंकि अक्सर देखा गया कि मुख्यमंत्री दरअसल वहां के नेताओं के हिसाब से नहीं बात करते थे, प्रधानमंत्री को टारगेट करते थे और वो लेवल पहले से सेट करके रखा था उन्होंने। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि हाल के दौर में अगर आप देखें पीएलएफएस के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से रूरल डिस्ट्रेस बढ़ा है। और वो इसलिए बढ़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो जो युवा है वो घरों में आके बैठ गया। कोरोना के बाद से ये दिक्कत आने लगी और इधर चूंकि एमएसएमई सेक्टर काम नहीं कर रहा था तो रूरल डिस्ट्रेस बढ़ गया है। तो ये तो हुआ, मोदी जी का जो एक मकबूलियत थी वो लगभग कम हुई है। उसमें अगर आप डायरेक्ट डिलीवरी मोड में जाते हैं, जैसे कि आप चिरंजीवी ले लीजिए, चिरंजीवी ने डायरेक्ट, जब वो महिला जाती थी अपने बच्चे को लोगे तो ऑपरेशन आप कोई भी कराए आपको रुपए मिलेंगे, आपको एक बड़ी रकम मिल रही है। तो इसने उसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम ने और इसके अलावा कुछ और भी जो किसानों के लिए स्कीम्स थी जो लगभग बोरो की गई थी तेलंगाना मॉडल से, यहां पे भी और बाकी राज्यों में भी। तो उसको अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि रूरल डिस्ट्रेस के समय एक गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इनको मरहम लगाई है और डायरेक्ट डिलीवरी में पैसे दिए हैं और हर तरह से मदद की है। तो जो आपने कहा है इसका असर कड़ा है और न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर रहा है। जो एंटी इनकम्बेंसी हुआ करती थी शार्पेंड, बहुत ही क्लियर होती थी, हर बार रोटी पलट देते थे, सरकार बदल देते थे, वो इस बार रुकी है। और काउंटर वेलिंग फैक्टर क्या थे? अगर लोग वसुंधरा के साइडलाइन होने से नाराज थे तो सचिन के भी साइडलाइन होने से कांग्रेस में नाराज थे। बिल्कुल। और गुजरों ने ये नाराजगी एक्सप्रेस की है। तो दोनों तरफ था। इसीलिए हम लोग के एनालिसिस में बहुत क्लियर जो नहीं आ रहा है विजन, वो सिर्फ इसलिए कि काउंटर वेलिंग फैक्टर्स भी हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं फैक्टर्स। लेकिन यह बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो डिलीवरी सिस्टम था अशोक गहलोत का वो बेहतर था और हिंदू मुसलमान किया गया, कोशिश की गई जो मनोज जी ने कहा, लेकिन उसने बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाया। और अगर असर दिखाया तो मुसलमान उससे ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है, यह एक फैक्टर है। हाँ, ट्राइबल्स की जहां तक बात है, ट्राइबल्स को लेके यह था कि अगर कांग्रेस और मेहनत करती तो कांग्रेस को ये वोट्स क्लियर हो जाती, स्थिति क्लियर हो जाती। ट्राइबल्स हमें लगता है कि रीजन वाइज डिवाइडेड है। नहीं सर, उसका एक और कारण है, मैं इसी सवाल पर आ रहा, क्योंकि बीच में क्या हुआ, बीटीपी जिसका नाम अब बदल गया वो 4-5 सीटों पे अच्छी पकड़ रखती है, खास करके उदयपुर वाले इलाके में जो ट्राइबल्स जो गुजरात से सटता हुआ इलाका है। लेकिन उसमें कहानी क्या हुई कि मिड गवर्नमेंट में उन्होंने सरकार से अलायंस तोड़ लिया था और उसके बाद उन्होंने डिमांड वगैरह की थी, वो पूरी नहीं हो पाई। क्या नरेंद्र मोदी ने उसको, प्रधानमंत्री ने एक तरह से कैश करने की कोशिश की, क्योंकि राष्ट्रपति का चेहरा भी एक तरह से वो था। दूसरा, कई जगहों से वहां पर बाकायदा नेताओं को भेजा गया था दूसरे राज्यों के, ताकि वो कम्युनिकेट बीजेपी के लिए ये कर सके। मैं आता हूं सर इसको लेकर, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, सर इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। एक और फैक्टर, वहां पर एक आरएलपी है, नागौर उसका मुख्यालय है, लेकिन असर में वो जोधपुर समेत 4-5 जिलों में अच्छा उसका 5-7-10 सीटों पर कहा जाए अच्छी पकड़ मानी जाती है। और लोकसभा चुनाव में एक सीट भी उसने निकाली थी। बीटीपी अगर वहां पर स्ट्रांग होती है, अगर वहां पर आरएलपी स्ट्रांग होती है, तो क्या दोनों पार्टियों के लिए ऐसी स्थिति बन सकती है कि हालांकि एग्जिट पोल्स इशारा तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता पड़ सकती है? मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसलिए बोल रहा हूं कि पिछली बार 14 ऐसे निर्दलीय विधायक थे जिनको अशोक गहलोत ने अपने साथ लिया, उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच पाए थे। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है। पिछले बार का ही एग्जाम्पल से मैं अपनी बात की शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत ने उन बीएसपी एमएलएस को भी अपने साथ ले लिया था। ये स्थिति अब बनेगी कि नहीं बनेगी? जो स्टेट का ट्रेडिशन है, जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी कि जो स्टेट का ट्रेडिशन रहा कि वहां डेमोक्रेसी को अच्छा करने के लिए रोटी पलट देते हैं, क्या अब की बार रोटी क्यों नहीं पलट रही? देखो, पिछले बार भी आपने देखा होगा कि वसुंधरा की सरकार थी। वसुंधरा की सरकार में आपने देखा कि वो भी बिल्कुल कितनी नजदीक तक पहुंची। यानी कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों में एक साथ चुनाव हुए, आज भी हो रहे हैं। 2 जगह मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बिल्कुल बीजेपी लास्ट स्थिति तक पहुंची। हालांकि वहां बड़ा चेंज हुआ, कांग्रेस बहुत आगे निकल गई थी छत्तीसगढ़ में। अब यहां पर आपने देखा कि कांग्रेस, लेकिन फिर भी वो रिपीट नहीं हो पाई वसुंधरा जी। अब इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में वसुंधरा के आगे आने के बहुत चांसेस
थे, लेकिन उनको लगातार साइडलाइन करना। देखिए, मैं आज बहुत खुली बात कह रहा हूं आपके चैनल पर, देश की राजनीति में स्पेशली इन बीजेपी आप देखेंगे वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान, आज की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जिसको मैं दो लोगों के नाम से जानता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इनसे कभी भी इन लोगों के मधुर रिश्ते नहीं रहे। आपको एक याद दिलाता हूं, 2014 में आपको याद है कि 2014 में जब ये माना जा रहा था, नरेंद्र मोदी पीएम फेस थे, कि अगर कहीं मेजॉरिटी मार्क्स पर बीजेपी नहीं पहुंच पाती है तो अल्टरनेट क्या होगा। आपको याद होगा, शायद अल्टरनेट के रूप में एक नाम था, वो था शिवराज सिंह चौहान का। बिल्कुल। और यही माना जाता रहा है कि तब से कहीं ना कहीं चौहान इस लीडरशिप के टारगेट पर रहे हैं, लेकिन उनकी पीपल कनेक्टिविटी और मध्य प्रदेश में जबरदस्त होल्ड उनको डिगा नहीं पाया। ठीक वैसे ही राजस्थान की तरफ जब चलते हैं, अब हम आपके प्रश्न की तरफ आ रहे हैं कि राजस्थान की तरफ चलते हैं, तो वसुंधरा राजे सिंधिया भी कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप को हमेशा हर इशू पर चैलेंज करती रही। यही कारण रहा कि वो उनके करीब नहीं आ गई। अगर कहीं इन दोनों राज्यों में, विशेषकर मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, कि सीएम फेस अगर वसुंधरा राजे को लिया जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और ही दिखता। भले ही उन्होंने लास्ट मोमेंट पर उनको आगे पुश किया, लेकिन उनका जो फॉलोअर थे वो जानती हैं कि भले ही बीजेपी सत्ता में आती है, लेकिन शायद ही उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब आपने कहा कि ये थर्ड पार्टीज क्या करेंगी। देखिए, थर्ड पार्टीज का आप देख रहे हैं कुछ सीट्स दे रहे हैं। अगर हंग असेंबली आती है, यानी कि बीच में जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि वहां के पॉलिटिक्स का मॉडल बायपोलर है। ये तीनों हिंदी लैंड्स के राज में बायपोलर मॉडल ही है, जहां बीजेपी कांग्रेस, जनसंघ या कांग्रेस ही लड़ाई में रही है। तो अगर ऐसी स्थिति आती, मान लो कांग्रेस के पास कुछ सीट कम पड़ती। बिल्कुल सही आपने कहा। तो देखना यह है कि फिलहाल 879 रोड पर अभी क्या माहौल है, क्योंकि वहां पर जो हलचलें होती है 2-3 दिन पहले नेताओं को समझ में आ जाता कि असल उन्होंने मेहनत कितनी की है और उसके बाद क्या है। आशुतोष, दोबारा आपके पास भी आऊंगा ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन मनोज सर मैं आपके पास आता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश का जिक्र एक बार फिर से कर लेते हैं। परिस्थितियां ऐसी थी कि पिछली बार सरकार कांग्रेस बनाने में किसी तरीके से सफल होगी, लेकिन बहुत लंबी सरकार नहीं चल पाई। इस बार कांग्रेस ये डंके की चोट पर दावा भी कर रही है और इसके इतर जो एग्जिट पोल्स के नंबर है वो कांग्रेस के लिए एक अच्छे संकेत दे रहे हैं। लेकिन क्या चूंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे, कभी ऐसी एंटी इनकम्बेंसी बनी नहीं कि एज अ मुख्यमंत्री उनको लोग ना पसंद करें, तो ये संभावना अभी ये कही जा सकती है, चूंकि एग्जिट पोल्स हैं, इनके अभी आंकड़े हैं, लेकिन बीजेपी वहां पर ऐसी परिस्थिति में आ सकती है कि पिछली बार की तरह 2-4 10-5 सीटों का नंबर आगे पीछे हो तो कुछ हो। देखिए, अगर हम एग्जिट पोल को देखते हैं तो ये लगता है कि मध्य प्रदेश में काफ़ी टफ फाइट है। और अगर हम 4-5 महीने पहले की बात करें तो उस समय बीजेपी लगता था कि काफ़ी ज़्यादा पीछे है और कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा आगे है। जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है, तो एंटी इनकम्बेंसी पिछला जब इलेक्शन हुआ था तो भी वो 15 साल की जो एंटी जो वो थी इनकम्बेंसी थी, वो बीजेपी के अगेंस्ट थी। और इस बार भी अगर हम बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी का आज से अगर 6 महीना पहले की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी हर जगह दिखती थी, लेकिन पिछले 3-4 महीने में बीजेपी ने जो कुछ भी करा वो उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, जो भी उनकी वो थी स्ट्रेटेजी थी। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग क्षेत्रीय नेता के तौर पर एस्टेब्लिश करा। देखिए, लीडर कौन होता है? लीडर वही होता है कि जो एडवर्स कंडीशन में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी कंपनी को या अपने देश को लीड करे। तो शिवराज सिंह चौहान ने आप देखिएगा कि पिछले कुछ हफ्तों में 165 जो रैली है वो उन्होंने करी है। बिल्कुल। तो इससे मालूम चलता, और बड़े स्ट्रांगली उन्होंने उनकी जो भी स्कीम थी वो सारी की सारी स्कीम्स को उन्होंने वो जनता के सामने लेकर आए हैं का मतलब उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया है। अगर हम लाडली योजना की बात करें तो वो स्कीम एक ऐसी है जिसमें कि काफ़ी सारी बहनों को, काफ़ी सारी जो वुमेन वोटर्स को वो बहुत ही लुक्रेटिव स्कीम है और उसका एम्बिट उन्होंने बढ़ाया
और आज की रेट में 1.5 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको उसका फायदा होता है। और अगर आप देखें तो मोदी के ने भी वहाँ 16 के करीब जो वो हैं मतलब उनके हाँ बड़ी रैली करी हैं, योगी ने भी करी हैं। तो मध्य प्रदेश में सेंट्रल लीडरशिप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लास्ट में पहले तो शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने उठाकर साइड में फेंका हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के ऊपर काफी कुछ छोड़ दिया। तो इसका मेरे को लगता है कि बीजेपी को बहुत फायदा वहां होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ। इसका फायदा हो सकता है। एनके सिंह साहब, इसका जरा विश्लेषण सर बताइए आप, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मैं राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से अगर मैं तुलना करूं, दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री की रैलियों की वजह से कम राजस्थान में 20 सीटों का फर्क दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा। और बस्तर वाला इलाका या फिर कहा जाए कि कई जगहों पर जहां पर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में किया था, उसका असर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां फाइट में आ गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बार बार मंचों से जाकर यह कहते रहे कि बताइए मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। मामा और भांजी का पूरा रिश्ता उन्होंने बार बार, बहनों का रिश्ता की दुहाई वो बार बार देते रहे। लेकिन असल में अगर कोई कोर कसर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से रह गई थी प्रधानमंत्री की रैलियों से, क्या वो मेक ओवर हो गया है, ये मान लिया जाए? ये कि आज भी देश के सबसे मकबूल लीडर नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओकेजन स्पेसिफिक मोदी जी का कई बार मैंने जो एनालिसिस की है जी, ओवर एक्सपोजर जब इलेक्शन में हो रहा है तो वो एक अजीब सा फटीक पैदा कर रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में आप देखिए बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर था मोदी जी का, तो ये कई बार हमें लग रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। आजकल मीडिया है, हर आप जैसलमेर में बोल रहे हैं, जयपुर का आदमी तो छोड़िए मद्रास का आदमी भी सुन रहा है, तो लिहाजा उतना जरूरत है नहीं। तो कहीं ओवर एक्सपोजर, अच्छा इसके बरक्स इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी की मकबूलियत है, मोदी जी जाते हैं तो चीजें बदलती हैं। लेकिन इसके बरक्स आप गौर कीजिएगा कि राहुल गांधी के जो यात्रा हुई थी उसके बाद से कांग्रेस को लेके अचानक एक सी चेंज आया पब्लिक परसेप्शन में। कैडर अभी भी नहीं है कांग्रेस के पास, लेकिन पब्लिक परसेप्शन कहीं ट्रस्ट लेवल कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। दूसरा, जहां तक डिलीवरी का है, बिल्कुल सही कहा मनोज जी ने कि करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को ये मिल रहा है। मैंने कैलकुलेट किया कि मध्य प्रदेश का इस समय जीडीपी करीब 13 लाख करोड़ का है और बजट जो पिछले साल का बजट रहा है इस साल का, वो करीब 3.5 लाख करोड़ का था। इसमें जो खर्च आ रहा है लाडली योजना में वो सालाना 18,000 करोड़ आ रहा है, तो कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं थी। लेकिन वो एक अचानक जब उनको मिला, जब उनको वो पैसे मिले महिलाओं को, तो आप जरा सोचिए कि 1.25 करोड़ महिलाओं को अगर ये पैसे मिल रहे हैं तो वो उसमें से अगर 50% भी वोट करे तो ये काफी बड़ा एक चेंज लाता है। तो ये मुझे लगता है कि न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर रहा है जिसने रीस्टैब्लिश किया शिवराज सिंह चौहान को एक लीडर के रूप में, रीजनल लीडर के रूप में। और ये बीजेपी भूल गई। सिंह साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं। एक दरअसल हैदराबाद से अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्शन आज हुए और उसके बाद चीजें अब वहां पर क्या एग्जीक्यूट